बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और आज मैं आपके सामने MGT 411 का मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और आसान बुक है, इतनी मुश्किल नहीं, बस कंसेप्ट सही कर लें तो आपके पेपर पास हो जाता है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वी विद रुमान को, तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो जिन्होंने एक्टिविटी सोल्व करवानी हो, ऑल MGT की, ACC की, FIN की, इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, CS की, तो वो हमसे पेड बेसिस के ऊपर होंगी, लेकिन वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर करना है। हमने पढ़ा था मनी, प्री क्रैक्सिस्ट मनी पढ़ा था, लिक्विडेटिंग पढ़ा था, पेमेंट ऑफ सिस्टम पढ़ा था, कमोडिटी एंड फेट मनी और चेक पढ़ा था। ये लेक्चर नंबर 3 सुनेंगे, आपको ये सारा समझ लग जाएगी। टॉपिक्स अंडर डिस्कशन, आज हमने ये टॉपिक पढ़ने हैं। पेमेंट सिस्टम, अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट, फ्यूचर ऑफ मनी, मेजरिंग ऑफ मनी, डेफिनेशन की पढ़नी है, मॉनेटरी एग्रीगेट, मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये अभी आगे समझते हैं इंशाल्लाह इसको। बस ये अभी आज के टॉपिक हमने पढ़ने हैं इसको। अच्छा जी, अदर फॉर्म ऑफ दी पेमेंट में क्या क्या आ जाती है? डेबिट कार्ड आ जाता है, ये आपको सबको पता है कि आपका ATM कार्ड होता है, उससे आप पैसे निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, पेमेंट भी कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड भी होता है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा होती है डेबिट कार्ड की तरफ से। ये दोनों एक मकसद इनका एक ही होता है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड उनको दिया जाता है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है पे करने की, या जिनके ऊपर बैंक को बिलीव होता है। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। आप घर बैठ के या बैंक में जाके आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे ATM में जाके आप कर सकते हो। स्टोर वैल्यू कार्ड, में से स्टोर वैल्यू कार्ड भी, ये भी एक कार्ड होता है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये स्टोर वैल्यू कार्ड होता है एक, ठीक है, जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। अब देखें हम डेबिट कार्ड देख लेगा, वही बातें हैं। दी मनी इज़ योर अकाउंट इज़ यूज फॉर पेमेंट, जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें पैसे पड़े होते हैं, तो वो आप उसके पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वर्क लाइक चेक एंड देयर आर यूजुअली फीस फॉर दी ट्रांजेक्शन, मतलब कोई चेक दिया जा सकता है, या यूजुअली आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसकी फ़ीस दी होती है। ठीक है, उसकी फ़ीस होती है जब भी आप कोई चेक बुक लेते हो या उसकी डेबिट कार्ड लेते हो। क्रेडिट कार्ड देखिएगा, इट इज़ अ प्रोमिस बाय बैंक टू लैंड कार्ड होल्डर मनी विद विच मेक टू द परचेज। कहता है एक बंदा है, वो पर कोई चीज़ परचेज करता है तो बैंक उसको कार्ड होल्डर को, जो उसका क्रेडिट कार्ड होता है, उसको पैसे देता है। वो बैंक से प्रोमिस करता है मैं उसको वापस कर दूंगा। ठीक है, एक ये होता है व्हेन कार्ड इज़ यूज टू द बाय मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज को भी गुड्स कहते हैं। द सेलर रिसीव पेमेंट इमीडिएटली, कि जब आप कोई मर्चेंडाइज गुड परचेज करते हो तो सेलर क्या करता है, पेमेंट रिसीव कर लेता है इमीडिएटली। ठीक है, या उसके बाद कर लेता है, या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो उधार पे। ठीक है, ये उधार आपको बैंक देता है, आप उस पर्सन को पे कर देते हो उसी टाइम। दी मनी इज डेट यूज फॉर द पेमेंट डज नॉट बिलोंग टू द बायर, मतलब ये जो मनी होती है पेमेंट के लिए होती है, लेकिन नॉट बिलोंग टू द बायर, बायर के लिए नहीं होती है। मतलब आप बाय, ये नहीं है कि बायर बैंक से पैसे निकाल ले, ठीक है, और ख़ुद पास रख ले, ऐसा नहीं होता। कोई पेमेंट करनी हो ऑनलाइन तो आप वहाँ से पेमेंट कर देते हो। रेदर दैन द बैंक में दी पेमेंट, बैंक पेमेंट कर सकता है, क्रिएटिंग दी लोन ले सकता है इससे। दैट बायर मस्ट रीपे, मतलब जब आप इसके मतलब एक शर्त पे लोन लेते हो, एक शर्त पे पैसे ले सकते हो, जब आप लोन लेते हो उसको रीपे करना हो तो इस शक्ल में आप पैसे ले सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। सॉरी, सो दे डू नॉट रिप्रेजेंट मनी, मनी को रिप्रेजेंट नहीं करता। रादर दे रिप्रेजेंट असेस टू दी समवन एल्स मनी, मतलब ये मनी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये क्रेडिट कार्ड होता है जो पेमेंट के लिए आपकी टर्म यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफ़र देखिएगा, मूव फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम वन अकाउंट टू दी एंड कर दो। आप बैंक में अपना आपका HBL अकाउंट है, आपका लाइट अकाउंट है, तो आप एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हो। बैंक यूज़ दिस ट्रांसफ़र टू हैंडल ट्रांजेक्शन अमंग दी दमसेल्व्स, ये जितनी भी बैंक है इनकी ट्रांसफ़र की ट्रांजेक्शन को हैंडल करता है, जितनी भी आप अकाउंट टू अकाउंट करते हो। इंडिविजुअली में भी फैमिलियर विद द सच ऑफ द ट्रांसफ़र थ्रू डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ द री पे चेक्स एंड पेमेंट ऑफ द यूटिलिटी बिल, वैसे आप इंडिविजुअली बंदे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इजी पैसा की एग्जांपल ले लें,
अब इलेक्ट्रॉनिक, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, आप घर बैठ के बिल पे कर लेते हो अब, ठीक, यूटिलिटी बिल पे कर लेते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो मनी, तो ये सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है। अदर पेमेंट में देखेगा ई मनी आ जाता है, यूज़ फॉर द परचेजिंग ऑन द इंटरनेट, आप कोई इंटरनेट से परचेजिंग कर देते हो। ये बड़ा आजकल चला हुआ है कि आपने देखा होगा कि आजकल मनी मार्केटिंग हो रही है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी। यू ओपन ऑन दी अकाउंट और ट्रांसफ़र फंड टू दी यूजर ऑफ द इशू ऑफ ई मनी, मतलब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो और इलेक्ट्रॉनिक नेट के जरिए उसको क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, ठीक है। वैन शॉपिंग ऑनलाइन, आप ऑफलाइन करते हो, इंस्ट्रक्टर दी इशू टू दी सेंड योर मनी टू दी मर्चेंट, वैसे इसका मतलब है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो आपको भेजता है कि इसको पेमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल है, अब जब चीज़ खरीदते हो ना तो नीचे लिखा होता है कि पेमेंट, तो पेमेंट आप बैंक से करनी होती है तो वो आपकी इंटरन ई मनी आ जाती है। इट इज़ रियलिटी फॉर्म ऑफ द प्राइवेट मनी, मतलब ये रियलिटी है, रियली मनी है जो प्राइवेट वाले करते हैं। स्टोर वैल्यू कार्ड देखेगा, रिटेलर बिजनेस आर एक्सपीरियंस न्यू फॉर्म ऑफ दी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, मतलब रिटेलर जो आपके गुड्स बेचते हैं या छोटे छोटे होलसेलर बंदे होते हैं या दुकानदार होते हैं, उसके लिए बनाई हुई है स्टोर वैल्यू कार्ड। जैसे कि प्रीपेड कालूरा कार्ड, एक प्रीपेड कालूरा कार्ड जो एडवांस दे देता है, या इंटरनेट स्ट्रक्चरिंग कार्ड या सेलिंग कार्ड आ जाता है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। अब देखिएगा फ्यूचर ऑफ मनी, देखिएगा कहते द टाइम इज रिपीटली अप्रोच व्हेन सेव एंड सिक्योर सिस्टम ऑफ द पेमेंट विल बी वर्चुअली टू द नो मनी एट ऑल, मतलब अब ना दौर बड़ा तेज़ी से गुजरा और हर बंदे को चाहिए कि अपनी मनी को सेव कर सके, अपनी पेमेंट को सेव कर सके ताकि फ्रॉड ना लगे, ठीक है। वी विल आल्सो लाइक सी फेवर वारंटीज ऑफ करेंसी, जैसे डॉलर है, यूरो है, ये वारंटी ऑफ करेंसी है। और स्टार्ट ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मनी एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ द अकाउंट, मतलब ये होता है कि आपकी जो वारंटी ऑफ करेंसी होती है वो एक स्टैंडर्ड मनी होती है, जैसे डॉलर है, ठीक है, या तो किसी करेंसी का पैसा मजबूत होगा या कम होगा, ठीक है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मनी एज स्टोर वैल्यू इज क्लियरली ऑन द वे टू द मनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिकम ऑफ द हाईली लिक्विडेट, मनी स्टोर एक ऐसा क्लियरली वे है जिससे आप इजीली कन्वर्ट पैसे को कर सकते हो, ठीक है, सही है, इसमें ये बताया गया। मयरिंग मनी, डेफिनेशन ऑफ द मनी बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द लिक्विडेटिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए वो उसे लिक्विडेटिंग कहते हैं, इसकी रेशो भी ज़्यादा होती है। फेडरल रिजर्व सिस्टम डेफिनेशन मॉनिटरिंग एग्रीगेट, जो फेडरल रिजर्व होते हैं वो डेफिनेशन मॉनिटरिंग एग्रीगेट्स को देखती है। अब मनी में देख लीजिएगा और क्या कहती है कि चेंज इन द अमाउंट ऑफ द मनी इन द कंपनीज आर रिलेटेड टू द चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट। सारी बात है, अमाउंट ऑफ द मनी चेंज कैसे होगी, जब आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चेंज होगी, या मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन आपका चेंज होगी। इसमें आ जाता है इन्फ्लेशन सस्टेन रेज इन द जनरली प्राइस लेवल। सारी बात है कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, मतलब आपकी प्राइसेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। विद इन्फ्लेशन यू नीड मोर मनी टू बाय एंड सम बास्केट ऑफ द गुड्स बिकॉज इट कास्ट मोर। कहता है जो इन्फ्लेशन होती है यू नीड मोर मनी, मतलब आप मनी ज़्यादा खरीदना चाहते हो लेकिन क्या करते हो आप के सम बास्केट ऑफ गुड्स बिकॉज कास्ट मोर, मतलब कुछ ये चीज़ें इसलिए बाय करते हो कि नहीं बाय कर पा रहे होते कि उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वैसे सारी चीज़ें आप नहीं ले पा रहे होते। इन्फ्लेशन में मनी आज लेस वैल्यूएबल, इन्फ्लेशन की वजह से आप मनी लेस वैल्यूएबल हो जाती है। दी प्रमी, उसके बाद देखिएगा दी प्राइमरी काज ऑफ द इन्फ्लेशन द इशूएंस ऑफ द टू मच मनी, मतलब आपकी इन्फ्लेशन की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना वो इशू ऑफ टू मच मनी है, मतलब मनी को बहुत ज़्यादा, मतलब मनी की वर्थ को डिक्रीज़ कर देता है और मनी को इशू करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा अखराजात बढ़ाता है। मनी ऑफ मनी बिकॉज मनी ग्रोथ इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से रिलेट करते हुए नीड टू दी बी एबल टू द मेजर ऑफ द हाउ मच मनी इज सर्कुलेटिंग। अब हमने ये देखना है कि मनी सर्कुलेट कैसे करती है, जैसे कि मनी मेजर ऑफ द पेमेंट, वही मेजर ऑफ द लिक्विडेट क्वांटिटी ऑफ द मनी एज द क्वांटिटी ऑफ द करेंसी ऑफ द सर्कुलेशन। मतलब हमने देखना क्वांटिटी मनी कितनी है और क्वांटिटी सर्कुलेशन कितनी है इसकी, ये देखनी है हमें करेंसी की। एन अनरियलिस्टिकली लिमिटेड रिसोर्स मेजर सिंस दे आर द ओल्डर वे ऑफ द पेमेंट। फिर हमें क्या करते हैं कि अनरियलिस्टिक जो बंदे होते हैं ना वो लिमिटेड मेजर रखते हैं और उसकी पेमेंट भी ओल्ड तरीके से की अदर वे से की जाती है आपकी।
तो क्वांटिटी में और मनी कितनी आपकी क्वांटिटी की वर्थ है और उस हिसाब से आपकी करेंसी की सर्कुलेशन होगी, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की वर्थ नहीं है इतनी तो उसकी सर्कुलेशन भी कम होती है। अल्टरनेटिव ब्रॉडली कैटेगराइज फाइनेंशियल एसेट एंड शॉर्ट देम बाय द डिग्री ऑफ द लिक्विडेटिंग। अब इसको कैटेगरी की क्या है, फाइनेंशियल एसेट को एक शॉर्ट में और एक फाइनेंशियल में किया जो डिग्री ऑफ लिक्विडिटी को मेजर करता है। जैसा कि शॉर्ट देम बाय दीज एज विद दे कैन बी कन्वर्ट टू द मींस ऑफ द पेमेंट। बस इसका मतलब होता है कि जब आप एक शॉर्ट तरीका होता है जिसको हम पेमेंट इजीली कर सके, कन्वर्ट कर सके पेमेंट में। अरेंज देम फ्रॉम द मोस्ट लिक्विडेटिंग टू लीस्ट लिक्विडेटिंग। हमने भी ये देखना है कि कौन सा बंदा कौन सी चीज़ हमारे ज़्यादा पैसे में कन्वर्ट हो जाती है जल्दी जल्दी। ड्रा अ लाइन इंक्लूड एवरीथिंग, नो वन साइड ऑफ द लाइन इन द मेजर ऑफ द मनी। बस एक ड्रा खींचते, लाइन खींचते जो इंक्लूड करता है एवरीथिंग को, वन साइड ऑफ द लाइन, एक लाइन को द मेजर ऑफ द मनी, जो मैयर को मनी को मैयर कर सके। क्योंकि एक साइड की लाइन के आप बनाते हो, हर चीज़ की एक लाइन बनाते हो जिसमें आपकी मैयर को मनी को मैयर किया जाए। वे आर टू द ड्रा द लाइन, में सब आप लाइन ड्रा कैसे बना करते हो, जैसे उसने बताया हुआ है। इन रियलिटी वी ड्रा लाइन दैट डिफरेंट प्लेस एंड कंप्यूट सर्वर मैयर ऑफ द मनी कार्ड मोनेटरिंग एग्रीगेट। यह मोनेटरिंग एग्रीगेट है कि जहाँ वो एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जहाँ आप मनी को सर्वर मनी को मैयर कर सकते हैं, उसको एग्रीगेट मैयर कहते हैं, मनी एग्रीगेट कहते हैं। जैसे मनी 1, मनी 2 एंड मनी 3, ये एक एग्रीगेट है इनके, ठीक है, एग्रीगेट है। अब देखिएगा मनी M1 क्या होता है, मनी 1 क्या होता है कि मनी 1 इज नैरोएस्ट डेफिनेशन ऑफ द मनी, मतलब सबसे नैरोएस्ट होती है जो, एंड इंक्लूड दी ओनली करेंसी एंड वर्सेस डिपॉजिट, जो सिर्फ करेंसी के ऊपर होते हैं, वर्सेस जो मुफ्त डिपॉजिट करती है अकाउंट को, ऑन विच पीपल कैन राइट चेक, जो चेक के ऊपर लिखी जाती है। जैसे कि इसमें चीज़ें कौन कौन सी आती है ये याद रखनी पड़ेंगी आपको। करेंसी इन दी हैंड्स ऑफ द पब्लिक, जो करेंसी बंदे के हाथ में होती है, जैसे पैसे आपके पास पॉकेट में 1000 रुपये पड़ा है वो आपका बाई हैंड है। ट्रैवल चेक, मतलब आपके पास ट्रैवल जो चेक्स हैं वो हैं। डिमांड डिपॉजिट, आपके पास कितना आप डिपॉजिट डिमांड कराना चाह रहे हैं, एंड अदर चेकेबल डिपॉजिट, जो अदर चेक है वो कितने डिपॉजिट कराने चाह रहे हैं, ये आ जाती है। मनी 2 में देखिएगा M2 इंक्लूड दी एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग आ जाती है। डैट M1 इज प्लस एस डैट कैन नॉट बी यूज्ड टू डायरेक्टली मींस द पेमेंट, मतलब इसमें एवरीथिंग आ जाती है, इसमें इंक्लूड M1 भी हो जाता है, लेकिन उसमें कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली पेमेंट, उसको डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकते। एंड आर डिफिकल्ट टू इनटू द करेंसी क्विकली, मतलब इसको डिफिकल्ट लगता है क्विकली करेंसी को मूव करने के। जैसे कि आप स्मॉल डेमोनेशन टाइम डिपॉजिट आपने करना होता है, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट करना होता है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में शेयर करना होता है, तो ये एक कम्प्लेक्स काम है, उसको करना पड़ता है सारे में। कहता है M2 इज मोस्ट कॉमनली कोटेड मॉनिटरिंग एग्रीगेट्स इन द मूवमेंट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक रेट। कहते हैं ये सबसे कॉमन होने वाली चीज़ है, यूज़ होती है, क्योंकि ये रियलिस्टिक के बराबर है, एग्रीगेट के बराबर, जहाँ इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट को मेजर किया जाता है। अब देखेगा M3 ऐड टू दी M2, मतलब मनी 3 और मनी 2 को अदर एसेट आर दी इंपॉर्टेंट लार्ज इंस्टीट्यूशन, जो लार्ज इंस्टीट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लार्ज डेमोनेशन टाइम ऑफ डिपॉजिट इंस्टीट्यूट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड शेयर रीपरचेज एग्रीमेंट एंड यूरो डॉलर्स, मतलब ये वो होते हैं जो आपकी M3 में शामिल हो जाते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, सही है। ये एक मतलब लार्ज डेमोनेशन, लार्ज के लिए डिपॉजिट करना होता है, इंस्टीट्यूशन मनी है जो आपकी मनी मार्केट फंड में शेयर करती है। रीपरचेज एग्रीमेंट कर देते हो, आप कोई शेयर करते हो या डिबेंचर इशू करते हो तो उसको आप रीपरचेज एग्रीमेंट, जिसको बेचते हो ना उसको कहते हैं मैं तुमसे इतने का लूँगा दोबारा, तो उसको रीपरचेज एग्रीमेंट करते हैं, यूरो डॉलर के हिसाब से भी देखा जाता है। अब ये देखिएगा सैम्पल देखिएगा एसेट इंक्लूड सी, मैंने करेंसी M1 का मतलब है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ट्रैवल चेक ये आपने पढ़ा हुआ ऊपर, अदर चेक वैल्यू अवेलेबल। M2 में क्या होगा, M1 प्लस स्मॉल टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट। और M3 में देखिएगा कैसे आएगा, M3 में M2 सारा होगा प्लस लार्ज टाइम भी इसमें लार्ज आ जाएगा, टाइम पर डिपॉजिट आ जाएगा, रीपरचेज एग्रीमेंट आएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ द मनी मार्केट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ लग गई होगी। अब इसमें ये कैलकुलेशन है, ये इतनी समझने वाली नहीं है। देखो करेंसी इशूड इतनी की है, करेंसी बाय बैंक SBI बैंक ये किया हुआ है, करेंसी इन दी टिल ऑफ द शेड्यूल बैंक ये गया है, सर्कुलर दी करेंसी इन सर्कुलेशन तो ये हुई गया। तो ये आप न्यूमेरिकल खुद देख लीजिएगा, जो पिछले फार्मेट के जरिए लगना है, जो M1 M2 M3 है ना वो फार्मेट लगना है। मतलब अब ये देखिएगा इसने कहा 1 - 2 - 3 करेंगे, 1 2 3 ये माइनस ये अमाउंट आ जाएगी। फिर शेड्यूल बैंकिंग डिमांड डिपॉजिट है, अदर डिपेंड डिपॉजिट SB है वो कर लेना है। फिर M1 कैसे आएगा 4 5 6, मतलब 4 5 6 को ऐड कर लेना तो ये अमाउंट आ जाएगी।
फिर शेड्यूल बैंक टाइम डिपॉजिट है, रेजिडेंट दी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट है, ठीक है, ये आ जाती है अमाउंट, ये अमाउंट इधर आनी है, ठीक है। फिर टोटल एसेट कितना हो गया M2, ठीक है, M2 होगा, सही है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसमें जमा कर लेना, जो ना इस अमाउंट को इसमें जमा कर देना, तो ये आ जाएगा। फिर M3 वैसे दिया हुआ है तो M3 को वैसे कॉल करो, 1 2 तो 3 कर लो, 1 2 को ऐड कर लो तो वो आ जाएगी आपकी M3 आ जाएगी, ठीक है। अब ये सारी उसने दी हुई है, फॉर एग्जांपल है ये 12 करेंसी इन हैंड इतनी है, ट्रैवलिंग चेक इतना, डिमांड इतनी है, और चेक डिपॉजिट वैल्यू इतनी है, टोटल मनी मार्केट, ये बैंक वाला समझने वाला होता है। फिर M2 है, M2 में ये चीज़ें आती है, M3 में ये चीज़ें आ जाती हैं, जमा करके आप छोड़ दो। फिर इसको डायाग्राम है, देखो ये जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला ये ब्लू M1 है कि कैसे मनी सर्कुलेट कर रही है, तो ये पिंक वाला आपका M2 है, तो ये कैसे सर्कुलेट कर रही है, और ग्रीन वाला M3 है, ये कैसे सर्कुलेट कर रही है। बस उसने ये बताया 91 92 93 94 2004 तक करेंसी कैसे मूव हो रही है, मनी 1 कैसे हो रही है और मनी 2 कैसे हो रही है, और ये भी इसका ऐसे ग्रोथ बता रहा है, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। मेजर ऑफ दी इन्फ्लेशन को कैसे चेक किया जाता है, फिक्स वेट इंडेक्स जिसको हम कहते हैं माइनस CPA, मतलब ये आता है CPI, ये आ जाता है। अब देखो डिफॉल्टर कैसे कहता है, माइनस GDP और पर्सनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर डिफॉल्टर, ठीक है, ये आया हुआ है। अब इसको ये फार्मूले को समझ लेते हैं आगे कैसे है। कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, मेजर ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ द प्राइस, एक ओवरऑल प्राइस होती है जिसे हम यूज़ करते हैं, यूज़ टू ट्रैक चेंज इन दी ट्रैक टू चेंज इन दी टिपिकल हाउसलैंड कास्ट ऑफ द लिविंग, जहाँ हम रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, उसकी कास्ट को चेंज करना, ठीक है। और लो कंपैरिजन ऑफ द डॉलर फिगर ऑन द डिफरेंट एरियाज ईयर्स, आप डिफरेंट एरियाज के ईयर्स के डॉलर को कंपेयर करते हैं, ये कह रहा। अब ये देखेगा कंज्यूमर सर्वे, कंज्यूमर टू डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ द टिपिकली कंज्यूमर बास्केट ऑफ द गुड्स। अब कंज्यूमर को डिटरमिन करने लगा है कि टिपिकल कंज्यूमर बास्केट क्या होती है, गुड्स में क्या होते हैं। एवरी मंथ कलेक्ट डेटा ऑन द प्राइस ऑफ द आइटम ऑफ द बास्केट, कंप्यूट ऑफ द कास्ट ऑफ द बास्केट। अब देखो इसका फार्मूला ये है, कास्ट ऑफ द बास्केट इन द डेट मंथ, या पीरियड भी हो सकता है, इधर पीरियड भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ बास्केट इन द बेस पीरियड मल्टीपल 100, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। अब देखो क्या कहते हैं, दी बास्केट कंटेन 20 प्राइस पिज़्ज़ा एंड 10 इम्पैक्ट डिस्किस, ठीक है। अब देखो उसने कहा प्राइस क्या, 2002 में पिज़्ज़ा की 10 है और CD इसकी है 15 है, 2000 में 11 15, 2013 में 12 16 और 2005 में 13 15 आ गई है, ठीक है। अब फॉर ईच ईयर कंप्यूट द कास्ट ऑफ द बास्केट, द CPA यूज टू द 2000 एट द बेस ईयर, द इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब देखिएगा आपने बेस ईयर कैसे CPA कैसे करना है, देखो आपने क्या करना है, ये 2000 ही है ना, ठीक है, ये तो नन आएगा ना, इन्फ्लेशन रेट नन, इसे नन दिया हुआ है। अब CPA को कैसे करना है, आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 5.7 आ जाना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है 8.1 आ जाना है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 2.1 आ जाना है, ठीक है, ये किया हुआ है। अब GDP डिफॉल्टर देखिएगा, GDP डिफॉल्टर में देखिएगा कैसे फार्मूला लगता है, नॉमिनल GDP डिवाइड बाय रियल GDP, ये आ जाता है आपका। अब इसमें पढ़ लीजिएगा ही दी GDP डिफॉल्टर इज नोन एज दी implicit price of the defaulter of the GDP, measure of the price of the output related to the price of the base year, जैसे बेस ईयर पे चलता है, ये रियल पे बेस चलता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द हैपनिंग टू द ओवरऑल प्राइस ऑफ द इकोनॉमिक प्राइस के ओवरऑल डिपेंड करता है। अब देखिएगा 2001 में है, 2002 2003 है। अब ये कैसे आया है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे, नॉमिनल डिवाइड बाय रियल करोगे 100 आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1202 आ जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब यार इसका दोनों का डिफरेंस ले लो तो ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी, इन्फ्लेशन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिएगा आगे देखिएगा फाइनेंशियल में इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, द इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट एट वेयर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रीज अगो है गिवन वे टू द फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब फॉर्मल एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम होता है कंट्री का, अगो जो बहुत ज़्यादा पहले सिस्टम होता था, है गिवन वे टू द फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब वो फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट देने लग गया, ठीक है, मनी को, पहले इनफॉर्मल था। टुडे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट टू द फैसिलिटेट टू द डिज़ाइन, स्केल एंड एक्सचेंज ऑफ द बोर्ड ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट विद दी वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ द करेंसी। अब वो इंटरनेशनल बन चुकी हुई है, डिज़ाइन दे चुका है, एक सेल होती है करेंसी, मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके बाकायदा, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और मनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वी हु ऑब्टेन द फाइनेंशियल सोर्स वी नीड टू फ्राम द सिस्टम टू वे, मतलब किस तरह हम सोर्स फाइनेंशियल सोर्स जनरेट करने की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट फ्राम द लैंडर, जो बंदा डायरेक्टली चीज़ दे सकता है वो है उधार पे, और इनडायरेक्ट फ्राम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कार्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, मतलब एक इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो हमें लोन देते हैं, कर्जे देते हैं, पैसे देते हैं, उसको फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें समरी है, मेजरिंग द मनी क्या कहते हैं, डेफिनेशन देखी है, मनी एग्रीमेंट देखा, मेजरिंग इन्फ्लेशन देखा है। आपका मिक्स जो आपके लेक्चर है ये पढ़ने मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लगे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अब तक इजीली पहुंचे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।